Assalamu alaikum. Today's our lecture is Carnot engine and its efficiency. ये हमारा जो आज का लेक्चर है लेक्चर नंबर 7 है जो सेकेंड ईयर फिजिक्स से रिलेटेड है और बीएससी में भी हमारे काम आता है। तो सबसे पहले हमारा जो ऑब्जेक्टिव है इज टू एक्सप्लेन व्हाट इज अ हीट इंजन एंड कंप्यूट इट्स थर्मल एफिशिएंसी और उसकी थर्मल एफिशिएंसी मालूम करनी है। ये आप जो पिक्चर्स देख रहे हैं ये लॉर्ड केल्विन नज़र आ रहे हैं आपको और ये क्लाउसियस नज़र आ रहा है। लॉर्ड केल्विन ने हीट इंजन के मुतालिक स्टेटमेंट दी थी और क्लाउसियस ने आपको पता होगा कि हीट पंप यानी कि रेफ्रिजरेटर के मुतालिक स्टेटमेंट दी थी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में। What is a heat engine? Heat engine is a device by which a system is made to undergo a cyclic process that result in conversion of heat into work. हीट इंजन हमारी एक डिवाइस होती है जो एक साइक्लिक प्रोसेस करती है जिसके नतीजे में हीट की कन्वर्जन होती है वर्क के अंदर। मेन पार्ट्स ऑफ हीट इंजन के मेन पार्ट्स का अगर हम डिस्कस करते हैं तो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हीट इंजन एक होती है सोर्स जो कि हॉट रिजर्वायर होता है। हॉट रिजर्वायर को सोर्स भी कहा जाता है, सोर्स को हॉट रिजर्वायर भी कहा जा सकता है। सोर्स इज अ मटेरियल केप्ट एट हाई टेम्परेचर एंड हैविंग इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी। इसकी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी टेकन फ्रॉम इट विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। इसमें से जो हीट ली जाती है लेकिन इसका टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं आता, इसकी थर्मल कैपेसिटी इनफाइनाइट होती है। एक होता है सिंक जिसको कोल्ड रिजर्वायर कहते हैं। कोल्ड रिजर्वायर को हम लो टेम्परेचर पर रखते हैं, इसकी भी इनफाइनाइट थर्मल कैपेसिटी होती है। एनी अमाउंट ऑफ हीट कैन बी गिवन, इसको कोई भी आप हीट प्रोवाइड कर सकते हैं लेकिन इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होता। वर्किंग सब्सटेंस इज अ मटेरियल विच कन्वर्ट्स हीट एनर्जी इनटू वर्क। इट इज टेकन इन अ cylindrical फिटेड विद टाइट मूवेबल फ्रिक्शनलेस पिस्टन। एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन लगा हुआ होता है जो कि मूव हो सकता है इसके ऊपर। ये हमारा एक सब्सटेंस होता है जो हीट एनर्जी को कन्वर्ट करता है वर्क के अंदर। द लोअर साइड ऑफ द सिलेंडर विल बी थर्मली कंडक्टेड। जो हमारी लोअर साइड होती है सिलेंडर की वो थर्मली कंडक्टिंग होती है जबकि अपर साइड में ऐसा नहीं होता। Insulating stand. It insulates the working substance from thermal contact with the surrounding that is used for performing the adiabatic process. Insulating stand हमारे पास होता है, ये हमारा स्पेशली एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए होता है। इट इंसुलेट्स द वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस से कोई ये ना हीट लेता ना देता। अगर आप इसकी डायग्राम देखते हैं तो यहाँ दिखाया जा रहा है आपको सोर्स जिसका टेम्परेचर हम लेते हैं T1। याद रखिएगा सोर्स का टेम्परेचर T1 होता है जो कि ग्रेटर होता है केल्विन में। राइट पे देखते हैं सिंक जिसका टेम्परेचर आपको नजर आ रहा है T2 जो कि लो टेम्परेचर होता है, इसको भी केल्विन में रहते हैं। इंसुलेटिंग स्टैंड के ऊपर आपकी आइडियल गैस या वर्किंग सब्सटेंस रखा होता है, ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और ये सिलेंडर के अंदर गैस मौजूद है। डायग्राम अगर देखते हैं हॉट रिजर्वायर, इसको TH या हाई टेम्परेचर या T1 भी कह सकते हैं। यहाँ से हीट जो है प्रोवाइड करता है, इसको QH या Q1 भी कह सकते हैं। हीट इंजन वर्क करवाता है और जो हीट रिजेक्ट होती है कोल्ड रिजर्वायर को जिसका टेम्परेचर TC या T2 भी कह सकते हैं, इसमें हीट जाती है QC। TH टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर यानी TH या T1 भी कह सकते हैं टेम्परेचर ऑफ हॉट रिजर्वायर को। TC टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर जिसको T2 भी कह सकते हैं। QH हमारे पास होता है हीट एनर्जी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम हॉट रिजर्वायर। QH को हम Q1 का भी नाम दे सकते हैं। QC हमारे पास होता है वेस्ट हीट रिजेक्टेड फ्रॉम टू कोल्ड रिजर्वायर, इसको हम Q2 का भी नाम दे सकते हैं। W होता है यूजफुल वर्क जनरेटेड बाय हीट इंजन। W हमारा ये वो वर्क होता है जो हीट इंजन परफॉर्म करता है। अगर दोबारा आप देखें तो टेम्परेचर T हॉट, यहाँ पे आपके पास T1 यानी T हीट लेगा और कोल्ड रिजर्वायर पे हीट जाएगी। बाकी जो हीट होगी Q हॉट माइनस Q कोल्ड वो वर्क परफॉर्म होती है। हीट इंजन की हमारी सिस्टमेटिकली डायग्राम। कार्नोट इंजन की बात करते हैं। इट इज एन आइडियल इंजन। ये रियल में हमारा ऐसा इंजन नहीं होता। कार्नोट इंजन इज एन आइडियल इंजन whose efficiency is maximum in Carnot engine. Carnot cycle is used. Carnot इंजन बताने के लिए हमें एक साइकिल यूज करनी पड़ती है जो कि कार्नोट साइकिल कहलाता है। इन कार्नोट इंजन आइडियल गैस इज द वर्किंग सिस्टम एंड ऑल द डिसिपेटिव फोर्सेज आर एब्सेंट। कोई डिसिपेटिव फोर्सेज वहां पे नहीं होती। ठीक है जी, ये डिसिपेटिव फोर्सेज हमारे पास मौजूद नहीं होती तो इसमें मैक्सिमम लॉस होता है यानी इसकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। कार्नोट हमारे पास एक साइंटिस्ट का नाम था जिसको कार्नो बोला जाता है। नॉट कार्नोट, लिखते कार्नोट है पढ़ते कार्नो है। कार्नो इंजन ये हमारे फ्रेंच साइंटिस्ट थे सादी कार्नोट जो 1824 में जिन्होंने हमारा ये प्रपोज किया था इंजन। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड कार्नो इंजन।
Carnot device an ideal cycle of operation for a heat engine and it is known as Carnot cycle. In one complete cycle of operation there are 4 different thermodynamic processes. Carnot cycle के अंदर हमारे 4 प्रोसेस होते हैं. इन चारों प्रोसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि 4 प्रोसेस क्या होते हैं. सबसे पहला प्रोसेस हमारे पास होता है आइसोथर्मल एक्सपेंशन. आइसोथर्मल मीन्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. एक्सपेंशन मीन्स हमारा पिस्टन ऊपर मूव होगा, यानी गैस का वॉल्यूम बढ़ेगा और प्रेशर कम होगा. एट फर्स्ट द वर्किंग सब्सटेंस इज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विद द सोर्स. सोर्स के साथ इसको रखा जाता है, सोर्स पे रखा जाता है. द पिस्टन ऑफ सिलेंडर इज मूव्ड आउटवर्ड. पिस्टन जो है आउटवर्ड मूव करता है, एक्सपेंशन होती है. द गैस एक्सपेंड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर. गैस एक्सपेंड होती है लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. द अमाउंट ऑफ हीट Q1 इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स टू मेक द टेम्परेचर कांस्टेंट. हमारा जो सोर्स होती है वो हीट प्रोवाइड करती है, लेकिन इस तरह से हीट प्रोवाइड करती है जब पिस्टन ऊपर मूव होता है तो एक्सपेंशन की वजह से कूलिंग होने लगती है. तो जो आप इतनी हीट लेते हैं उससे कि इसका टेम्परेचर कांस्टेंट रहे, टेम्परेचर कम ना हो. द वॉल्यूम इंक्रीजेस. इस पर्पस को करने के लिए वॉल्यूम को हमें इंक्रीज करना पड़ता है जिसकी वजह से प्रेशर डिक्रीज हो जाए. दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल एक्सपेंशन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व ए बी इन द इंडिकेटर डायग्राम. आप डायग्राम में देखते हैं आइसोथर्मल कर्व. ये देखते हैं हम पॉइंट ए से लेके, जब प्रेशर था P1, वॉल्यूम था V1 और टेम्परेचर था T1. हम आइसोथर्मल का ड्रॉ करते हैं एक्सपेंशन का, तो ये हो जाता है प्रेशर P2, वॉल्यूम हो जाता है V2, टेम्परेचर वही रहता है T1. प्रेशर P1 से कम होके P2 हो गया, वॉल्यूम V1 से बढ़ के V2 हो गया, लेकिन टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. अगले प्रोसेस पे हम आते हैं. अगला प्रोसेस है एडियाबैटिक एक्सपेंशन. एडियाबैटिक मीन्स इम्पॉसिबल, यानी इसमें हीट कांस्टेंट रहती है. The lower conducting side of the cylinder is kept in contact with the insulating stand. इसको हम insulating stand पर ले जाके रख देते हैं. insulating stand पर जब नीचे ले जाके रखते हैं तो ना इसमें से हीट इन हो सकती है और ना आउट हो सकती है. The piston of the cylinder is moved outward. हम piston को outward move कराते हैं. The gas expands such that no heat enters the system. The gas इस तरह से expand होती है कि आपके पास कोई हीट इसके अंदर एंटर नहीं हो सकती और लीव फ्रॉम इट. द वॉल्यूम इंक्रीज. इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है. जब वॉल्यूम बढ़ता है तो प्रेशर लाजमी कम हो जाता है. द टेम्परेचर इज डिक्रीजेस फ्रॉम T1 टू T2. एक्सपेंशन की वजह से टेम्परेचर इसका ड्रॉप हो जाता है T1 से T2. दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक एक्सपेंशन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व BC इन द इंडिकेटेड डायग्राम. डायग्राम अब हमारे पास जब B से लेकर C की तरफ हम जा रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि हम जा रहे हैं B से लेकर C की तरफ. प्रेशर P2 था, प्रेशर P2 था, कम होने के बाद एक्सपेंशन हुई तो P3 हो गया. वॉल्यूम V2 था, बढ़ने के वजह से वॉल्यूम V2 से V3 चला गया. टेम्परेचर इसका ड्रॉप हो T1 से T2 हो गया. दिस इज एडियाबैटिक एक्सपेंशन. नाउ थर्ड प्रोसेस एज आइसोथर्मल कंप्रेशन. द सिलेंडर इज केप्ट इन कांटेक्ट विद द सिंक. इसको सिंक पे लेके जाके रख देते हैं. सिंक क्या होता है? हीट को एब्जॉर्ब करता है. द पिस्टन ऑफ द सिलेंडर इज मूव्ड इनवर्ड. जब ये हीट एब्जॉर्ब होती है तो अब होता ये है कि पिस्टन सिलेंडर जो है नीचे की जाने मूव होता है. नीचे की जाने मूव होता है. द गैस इज कंप्रेस्ड एट कांस्टेंट टेम्परेचर. लेकिन हमारा आइसोथर्मल होने की वजह से हमें इसका कंप्रेस जो करवा रहा है, तो कंप्रेस करवाने की वजह से हमारा टेम्परेचर बढ़ता है. कंप्रेशन की वजह से नीचे रखा होता है सिंक. जो टेम्परेचर हमारा बढ़ता है वो हीट हमारी जो एब्जॉर्ब करता है सिंक, उसकी वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. द एक्सेस हीट Q2 will flow to the sink to make the temperature constant. The volume decreases and pressure increases. यहाँ पे आपके पास क्या होता है? जब पिस्टन नीचे मूव होता है तो वॉल्यूम डिक्रीज हो गया ऑब्वियसली, और वॉल्यूम डिक्रीज होने की वजह से प्रेशर इसका इंक्रीज हो गया. लेकिन इस प्रोसेस में आइसोथर्मल होने की वजह से, हीट एब्जॉर्ब होने की वजह से टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है. दिस इज कॉल्ड आइसोथर्मल कंप्रेशन. इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कर्व CD इन द इंडिकेटर डायग्राम. हम इस डायग्राम में देखते हैं तो ये हमारी डायग्राम बनती है. C से लेके जब D की तरफ हम जा रहे हैं तो हम ये देखते हैं कि C से लेकर D तक जाने में, C से चले हम D की तरफ. यह है आइसोथर्मल प्रोसेस. प्रेशर था इसका P3. अब प्रेशर हमारा कंप्रेशन होने की वजह से क्या हुआ? प्रेशर इसका बढ़ के कितना हो गया हमारे पास? P4. वॉल्यूम इसका कम होके हमारा V3 से क्या हो गया? V4. टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है T2 से, टेम्परेचर T2 ही रहता है. दिस इज आइसोथर्मल कंप्रेशन. प्रोसेस हमारा होता है एडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी कि हम सिलेंडर को अगेन इज केप्ट इन कांटेक्ट विद द इंसुलेटिंग स्टैंड.
द पिस्टन ऑफ द सिलेंडर इज मूव्ड इनवर्ड्स। अब हमारी कंप्रेशन होने की वजह से पिस्टन को हमने नीचे ले गए, मूव करा दिया। जब हमने इसको मूव कराया तो गैस हुई कंप्रेस्ड, दैट नो हीट एंटर द सिस्टम और लीव फ्रॉम इट। हीट ना आ सकती ना जा सकती, लेकिन फिर भी इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर क्यों बढ़ता है? कंप्रेशन की वजह से। द वॉल्यूम डिक्रीजेस फ्रॉम P3 टू P4। वॉल्यूम डिक्रीज होता है V3 से V4, लेकिन प्रेशर जो है बढ़ जाता है P3 से P4 की तरफ, और टेम्परेचर इसका T2 से T2 1 हो जाता है, यानी कि टेम्परेचर बढ़ जाता है इसका, दोबारा वही टेम्परेचर आ जाता है जहां से हम शुरू किया था। दिस इज कॉल्ड एडियाबैटिक एक्सपेंशन। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द कर्व DA इन द इंडिकेटर डायग्राम। देखते हैं लास्ट में डायग्राम। पॉइंट सी डी पे हमारे पास प्रेशर था P4। जब हम पॉइंट डी से चले ए की तरफ तो प्रेशर क्या हो गया? P4 से बढ़ के हमारा प्रेशर, क्योंकि कंप्रेशन हुई, P1 वही हो गया जो इनिशियल था। हम इनिशियल पॉइंट पे आ गए, साइक्लिक प्रोसेस हो गया हमारा एक साइकिल। वॉल्यूम V4 से बढ़ के कम होके हमारा वॉल्यूम V4 से V1 हो गया, यानी कंप्रेशन में वॉल्यूम कम होता है तो वॉल्यूम इसका V1 वही पॉइंट पे आ गया जहाँ स्टार्ट था। टेम्परेचर इसका क्या हुआ? टेम्परेचर कंप्रेशन की वजह से हमारा बढ़ा और T2 से T1 हो गया। ये हमारा जो पूरा प्रोसेस है, यानी ए से लेके बी जाना, बी से लेके सी आना, सी से लेके डी आना और डी से लेके ए आ जाना, ये पूरा हमारा कहलाता है कार्नोट साइकिल। दिस इज कॉल्ड कार्नोट साइकिल। इसको हम नाम देते हैं कार्नोट साइकिल का। यहाँ पे हमारे चारों प्रोसेस डिस्कस किए जा रहे हैं: आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइसोथर्मल एक्सपेंशन, एडियाबैटिक कंप्रेशन। आते हैं एफिशिएंसी निकालने के। एफिशिएंसी का फार्मूला होता है आउटपुट डिवाइडेड बाय इनपुट। हमने इनपुट प्रोवाइड की थी Q1, जो कि उसने सोर्स से ली थी। वर्क किया था हिट इंजन ने W, तो W ऊपर आया, Q1 नीचे आया। वेयर W इज द वर्क डन एंड Q1 इज द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स। ऑल्सो वर्क किसके बराबर होता है? Q1 माइनस Q2 के, वेयर Q2 इज द अमाउंट ऑफ हीट रिजेक्टेड टू द सिंक। देयरफॉर एफिशिएंसी हो गई Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1, जिसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1। फॉर अ कार्नोट इंजन कैन बी शोन दैट Q2 अपॉन Q1 का रेशियो बराबर होता है T2 अपॉन T1 के, तो हमने Q1 अपॉन Q1 की जगह T2 अपॉन T1 रख दिया। वेयर T1 इज द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड T2 दैट ऑफ सिंक। T2 हमारे पास जो है सिंक का टेम्परेचर है, ये हमें नजर आता है। ये एफिशिएंसी का फार्मूला बन जाता है। एफिशिएंसी का फार्मूला हम एफिशिएंसी बराबर है W अपॉन Q1 भी ले सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। एफिशिएंसी का फार्मूला हम 1 माइनस Q2 डिवाइड बाई Q1 भी ले सकते हैं। एफिशिएंसी का फार्मूला हम 1 माइनस T2 डिवाइड बाई T1 भी ले सकते हैं। एफिशिएंसी अगर आपको परसेंटेज में निकालनी है तो आपको 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तीनों फार्मूलों को। अच्छा है, एन इज इक्वल टू एफिशिएंसी बराबर है W अपॉन Q1 हो, चाहे एफिशिएंसी बराबर 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 हो, चाहे एफिशिएंसी बराबर है T2 अपॉन T1 हो, तो हमें इसको 100 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने चाहिए। कार्नोट इंजन प्योरली एन इमेजनरी इंजन, ये इमेजनरी इंजन होता है। कार्नो इंजन हमारा एक इमेजनरी होता है, नॉट रियल इंजन, बट ऑल रियल इंजन आर कंस्ट्रक्टेड बेस्ड ऑन कार्नो साइकिल। तमाम जो भी हमारे रियल इंजन है उनको इसी बेसिस पे बनाया जाता है, यही पूरा कार्नो साइकिल को इस पर अप्लाई किया जाता है। नो अदर इंजन कैन हैव सेम एफिशिएंसी एज दैट ऑफ कार्नो इंजन। किसी भी इंजन की एफिशिएंसी कार्नो इंजन जैसी नहीं हो सकती। वर्किंग बिटवीन द सेम टेम्परेचर रेंजेस, जो अगर इनको आप सेम टेम्परेचर रेंजेस पर भी यूज़ करवा लें, क्योंकि इसके अंदर आइडियल गैस होती है, कोई डिसिपेटिव इफेक्ट नहीं होता। ये हम कंडीशंस जो है आइडियली तो अचीव करवा सकते हैं, इन रियल लाइफ वी कैन नॉट अचीव दीज कंडीशंस। तो ठीक आप लोगों को ये पता चला होगा। ये हमारा आज का टॉपिक था कार्नोट साइकिल, जो कि इंटरमीडिएट में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, पेपर में अक्सर आता है, इसके न्यूमेरिकल आते हैं। अब आपने इसको अगर समझ लिया है, तमाम साइकिल समझ लिए हैं, तमाम प्रोसेस समझ लिए हैं, डायग्राम इसके समझ लिए, इसकी एफिशिएंसी की अगर आपने डेरिवेशन देख ली है, तो आप किसी भी किस्म की प्रॉब्लम हम डिस्कस कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हो सकता है नेक्स्ट लेक्चर में कि हम इस कार्नो इंजन के जो क्वेश्चंस बुक में हैं, जो पेपर्स में आए हैं, उनको डिस्कस करें, उनको आपके साथ डिस्कस किया जाए। उम्मीद करता हूँ कि आपको लेक्चर समझ में आया होगा, और मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत तहम्मुल के साथ और अटेंशन के साथ इस लेक्चर को सुना। अब हमारा अगला लेक्चर क्या होगा ये आप लोग ही बताएंगे कि अगला लेक्चर क्या होना चाहिए। और जब तक के लिए
इतना ही है। आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से पढ़ें, इसकी तैयारी करें, और कोई चीज़ हो तो आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।